ओम गं गंगाय नमः। ओम गं गंगाय नमः। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए ऋषि। हम तुम्हें ये जादुई छड़ी देते हैं। इस छड़ी से तुम किसी को भी छोटा बना सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद माँ गंगा। अबे टिंकू, तुझसे नहीं होगा। एक पत्थर में एक ही आम है। मैं तो 2 गिरा दूं, 2। अब तू देख, एक पत्थर में 3 गिराऊंगा, 3। बच्चों, ताशापुर गांव यही है क्या? आप कौन हो ऋषि मुनि? आपको तो पहली बार देख रहा हूँ इस गांव में। हाँ हाँ, मैं पहली बार आया हूँ इस गांव में। छोड़ना मत हटेला, छोड़ना मत। ये एक चमकती हुई छड़ी है, कितनी सुंदर है। अरे वहाँ से चिल्ला क्यों रहा है? यहाँ आकर मेरी मदद करना। अब बोल ऋषि मुनि, हमसे पंगा लेगा? हमें एक छड़ी पसंद आ गई, हमने ले लिया। मगर बेटा, ये गलत है। हमें बताओगे क्या सही और क्या गलत? ये गलत है टिंकू हटेला। ऋषि मुनियों को तंग नहीं करना चाहिए। चुपचाप इनका सामान इन्हें लौटा दो। बाबू रे, ये भोलू फिर आ गया। मुझसे भागकर बच पाओगे टिंकू हटेला? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? टिंकू हटेला बड़े हो रहे हैं या मैं छोटा हो रहा हूँ? भाई हटेला, ये तो कोई जादुई छड़ी लगती है। सही कहा टिंकू तूने। ये देख हटेला, ये कैसे भाग रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मेरा कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। और ये छड़ी कहाँ गया ये कमबख्त भूत? लगता है भाग गया डर के। क्यों ऋषि मुनि, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ खड़े क्यों हो? भागो भागो, यहाँ से भागो। भागते हो या तुम्हें भी छोटा बनाए? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? लगता है पता करना होगा। क्या हुआ काका, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे गोलू बेटा, टिंकू और हटेला सबको छोटा कर रहे हैं। तुम भी जान बचाओ और भागो।
ये सब क्या कर रहे हो टिंकू हटेला? ये गलत है। लो, एक गया तो दूसरा आया। अब तुम बताओगे हमें क्या गलत और क्या सही। टिंकू भाई, इसे अपनी ताकत की झलक तो दिखा। चला छड़ी गोलू पर। लो, अब तो इसकी साइकिल भी गई। टिंकू हटेला, तुम दोनों क्राइम कर रहे हो। कानून को अपने हाथ में ना लो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये देखो, कानून का पाठ पढ़ाने अब तो पुलिस भी आ गई है। तो भाई टिंकू, तुम इन्हें अपना पाठ पढ़ाओ। सर, ये लोग तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। हमें भाग जाना चाहिए। ओ नहीं भाई, हम इनसे डरकर नहीं भाग सकते। हमें इन्हें पकड़ना होगा। रे कांस्टेबल, तुम आगे बढ़ो। ये लोग तो बहुत ही ताकतवर बन चुके हैं। मैं इनसे नहीं लड़ सकता। अभी मुझे भोलू की मदद चाहिए। भोलू, भोलू, कहाँ है तू? भोलू, भोलू, कहाँ है तू? ऊपर नहीं, नीचे देख, नीचे। आवाज तो आ रही है भोलू की, मगर वो दिख नहीं रहा है। भोलू, भोलू, कहाँ है तू? अरे, मैं नीचे हूँ। नीचे, नीचे देख। चीटी काट दी मम्मी। तू इतना छोटा? हाँ, मैं इतना छोटा। भोलू, तुझे पता है टिंकू हटेला ने गांव में क्या कर रखा है? हाँ हाँ, पता है मुझे। उन्होंने ही मुझे छोटा कर दिया है। तब भोलू, कोई तो उपाय होगा। उन्हें रोकना तू अपना जादू इस्तेमाल करके। जब तक मैं छोटा हूँ, मेरा कोई भी जादू काम नहीं करेगा गोलू। एक आइडिया है मेरे पास, चल मेरे साथ। मगर कहाँ? गोलू, तू यहाँ क्यों आया? यहाँ इंसानों का आना मना है। अरे, ये तो इंसान है। हाँ हाँ, ये तो इंसान है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो गोलू है, भोलू का परम मित्र। मगर ये हम भूतों के पास क्यों आया है? लगता है जीने का मन नहीं है अब इसको।
You इंसान, why you come in और स्थान? ककाल की जय हो, ककाल की जय हो। भूत बॉस देख रहे हो ना ये इंसान को, आपकी जय जयकार कर रहा है। इसका मतलब समझते हैं भूत बॉस? हाँ हाँ, बिल्कुल समझते हैं इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि हम भूत इंसानों से आगे हैं। इंसान हमारी जय जयकार करते हैं। हाँ हाँ महाराज, आप बहुत ताकतवर हैं। हम सब इंसान आपके आगे कुछ नहीं। वो हम सब जानते हैं गोलू, मगर तुम ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो? हमें आपकी मदद चाहिए कंकाल चाचा। I don't help human. मैं इंसानों की मदद नहीं करता। And I am not चच्चा। इंसानों की नहीं तो भूतों की कर दीजिए महाराज। भूतों के भूतों की मतलब? What I mean? भूत बॉस आई मीन नहीं, यू मीन होता है। हाँ हाँ, सेम टू सेम। अरे ये तो भोलू है। हाँ हाँ, ये तो भोलू है। ये तो भोलू है, ये इतना छोटा कैसे हो गया? ये तो हमारा भोलू है। इसे क्या हुआ? इसे एक इंसान ने छोटा कर दिया महाराज। भोलू और उसमें जादू की लड़ाई हो रही थी। उसने धोखे से भोलू को छोटा कर दिया और वो कह रहा था उसे भूतों से ज्यादा आता है जादू, इसलिए अब बड़ा कर दीजिए भोलू को। आप ठीक कर दीजिए ताकि भोलू उससे बदला ले और भूतों का नाम हो। इंसानों की ये हिम्मत! उन्होंने हम भूतों पर हमला किया। हम अभी उन्हें सबक सिखाएंगे। अरे अरे महाराज, इसमें आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप भूत बॉस हैं। भोलू को ठीक कर दीजिए, फिर देखिए आपका भोलू उस इंसान से कैसे लड़ता है। हाँ भूत बॉस, जहाँ काम कम सुई का हो वहाँ तलवार की क्या जरूरत। ठीक कहते हो टीपू। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। थैंक यू बॉस, थैंक यू। बल्ले बल्ले, मैं ठीक हो गया। बोलो, अब जा और उस इंसान को सबक सिखा करा जिसने हम भूतों को कमजोर समझा। जी बॉस, अभी गया। वो देख बोलू, ये लोग कितना कुछ बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। हाँ गोलू, पर इनको हराने के लिए कोई आइडिया निकालना होगा। गोलू, मेरे पास एक आइडिया है। गोलू, तेरी ये हिम्मत! तूने मुझे पीछे से मारा। लगता है ये मौत को दावत दे रहा है। इसे अपनी ताकत दिखा टिंकू। अब कहां बचकर जाएगा गोलू? अब तो तू फंस गया। हाँ हाँ टिंकू, ये तो घर में आकर फंस गया।
मुझे जाने दो तुम दोनों को मेरी शक्ति का पता नहीं। मैं अभी तुम दोनों को छोटा कर दूंगा। चला चला टिंकू, छड़ी चला। हटेला की हालत तुमने देख ली। चला चला। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। छोड़ो छोड़ो। माफ कर दो मुझे भोलू, माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुमने इस छड़ी से कितनों को परेशान किया है। तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुम्हें तो जेल में भेजूंगा। हम बच गए भैया, हम बच गए हैं, हम बच गए, हम बच गए। अरे बहुत छोटा छोटा खेलने का शौक है ना तुमने, हैं? अरे चल, तुम्हें मैं मोटे मोटे डंडे से मारता हूँ, चल। शाबाश भोलू गोलू, तुमने आज ये दिखा दिया कि ताकत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, बुरे कामों के लिए नहीं। की यक्षिणी ने अपने पंजे कलवा के सीने में गाड़ दिए। कलवा की दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंजने लगी। कलवा की चीख सुनकर भीमा बुरी तरह से घबरा उठा। ये तो कलवा भाई, ये तो कलवा भाई के चीखने की आवाज है। इतना बोलकर भीमा कलवा की चीख की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही देर में भीमा ने देखा कि कलवा की लाश झाड़ियों में पड़ी थी। अगले दिन कलवा की लाश जगतपुर गांव के इर्द गिर्द जगतपुरा गांव किसान खड़े हुए थे। उनमें जगतपुर गांव का ठाकुर विक्रम भी था। ठाकुर विक्रम डरे हुए भीमा की ओर देखकर बोला, जहाँ तक मुझे पता लगा है तो तुम अपने मित्र कलवा के साथ उसके खेत की रखवाली कर रहे थे, और तुम कह रहे हो कि तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारे मित्र को कौन मार कर चला गया। ठाकुर साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं और कलवा बातें कर रहे थे कि तभी हम दोनों के कानों में किसी औरत की चीख टकराई। चीख सुनकर जो है कलवा भाई चीख की दिशा की ओर चल पड़े। मैंने ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने, और जो है कुछ देर बाद कलवा भाई की चीखें मेरे कानों में टकराई, और जब मैं दौड़ते हुए पहुंचा तो मेरे सामने कलवा भाई की लाश पड़ी हुई थी। भीमा की बात सुनकर गांव का मुखिया डरता हुआ ठाकुर विक्रम से बोला, ठाकुर साहब, कलवा की स्थिति बता रही है कि इसकी हत्या किसी इंसान ने नहीं की। तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब, मुझे विश्वास है कि इसकी हत्या जरूर किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने की है। बात तो तुम सही कह रहे हो। जब मैंने कलवा की लाश को पहली बार देखा तब मुझे भी यही लगा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने एक साधु महाराज को यहाँ पर बुलवाया है, जो कुछ ही देर में हमारे गांव में आ जाएंगे। इतना बोलकर ठाकुर विक्रम अपनी हवेली चला गया।
ठाकुर विक्रम को चिंतित अवस्था में देखकर उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? ठाकुर विक्रम सारी घटना बताते हुए बोला, रुक्मणी, कलवा की जिस तरह से हत्या हुई है, मुझे शक है कि यह हत्या किसी चुड़ैल या पिशाची ने नहीं की है। आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा बड़ा बेटा बलदेव भी यहाँ पर नहीं है। बलदेव को तो मैं समझा समझा के थक गया हूँ रुक्मणी। पता नहीं वो अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा। इतना बोलकर ठाकुर विक्रम अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ठाकुर विक्रम अपने कमरे के अंदर घुसा ही था कि तभी उसके कानों में किसी लड़की की मधुर आवाज टकराई। कैसे हो ठाकुर? तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। आवाज सुनकर ठाकुर विक्रम ने चौंकते हुए जैसे ही पलटकर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। कौन हो तुम और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तभी तेज हवा के झोंके के साथ ठाकुर विक्रम के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देख ठाकुर विक्रम बुरी तरह से डर गया। तुम तो ठाकुर हो, तुम्हारे ऊपर डर शोभा नहीं देता। मैं वही हूँ जिसने कलवा को मौत के घाट उतारा। विश्वास करो, उसका ताजा खून इतना स्वादिष्ट था, अभी भी उसके खून का जायका मेरी जुबान पर है। अब देखती हूँ तुम्हारा खून कैसा है, लेकिन तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे यक्षिणी कहते हैं। इतना बोलकर यक्षिणी का चेहरा फिर से भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। कुछ ही देर में ठाकुर विक्रम की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। यक्षिणी ठाकुर विक्रम के शरीर का सारा खून पीकर काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं। वैसे ये बताइए आप हैं कौन और कहां से आए हैं? मेरा नाम रंजीत पूरिया है। मैं एक जमींदार हूँ और यहीं पास के एक गांव लामपुर से आया हूँ। अच्छा जी, वैसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ अगर बुरा न माने तो? हाँ हाँ पूछिए। कल रात को माफ कीजिएगा, मैंने आपकी कुछ बातें सुन ली थी कि आप लोगों का कामकाज कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ वो बस ऐसे ही। अरे घबराइए मत, खुल के बताइए। प्रदीप सारी बात बता देता है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं। अच्छा, मेरे पास इसका एक उपाय है। कैसा उपाय? देखिए, मैं आपकी गांव की समस्या तो ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं आपको रहने के लिए एक घर जरूर दिलवा सकता हूँ। क्या 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 सच में? किसका घर? है मेरी जान पहचान में, और उसके घर तो हर महीने किराया भी आता है, तो आपको कमाने की भी चिंता नहीं रहेगी। ये सुनते ही प्रदीप और बिमला के मन में लड्डू फूट जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी होगी भाई साहब आपकी। ठीक है, मैं आपको उस जगह का पता दे देता हूँ, कल सुबह चले जाना। लेकिन हाँ, एक बात, वहाँ घर की मकान मालकिन भी रहती है, तो उनका खास ख्याल रखना होगा आपको। बस आपका ये काम है। हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे, उनकी किसी भी बात को टालना नहीं है, वरना वो तुरंत घर से बाहर कर देंगी। और उनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करना। नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कल सुबह चले जाना और कह देना कि रंजीत के दोस्त हैं, आपका ध्यान रखने के लिए आए हैं।
अरे धन्यवाद कैसे करूं आपका भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो कर ही सकता हूँ। और धन्यवाद करना है तो उन भोलेनाथ का कीजिए, जिन्होंने हमें ऐसी कठिन घड़ी में मिलवाया। रंजीत, प्रदीप और बिमला भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उन्हें वहाँ रंजीत नहीं दिखता। अरे रंजीत कहाँ चले गया भाई? दोनों इधर उधर ढूंढते हैं, तभी उनकी नजर बिस्तर पर पड़े एक कागज पर जाती है। उस पर पता लिखा होता है। अरे कहीं का पता लिखा हुआ है, शायद उसी का घर है। वो तो ठीक है, लेकिन वो गए कहाँ? एकदम से अभी यहीं थे और वो भी इतनी जल्दी चले गए, और वो भी ऐसी हालत में। दोनों कुछ देर विचलित से वहीं खड़े रहते हैं। कोई नहीं जी, चले गए होंगे, पर कम से कम हम तो इस मुश्किल से बाहर निकल गए। हाँ, एक काम करते हैं, अब फटाफट सामान बांध लेते हैं और कल सुबह निकल जाते हैं। हाँ। अगली सुबह प्रदीप और बिमला अपना सारा सामान लेकर तुरंत उस पते पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों की नजर घर पर पड़ती है, उनकी आंखें चमक जाती हैं। प्रदीप जाकर गेट खटखटाता है। थोड़ी देर में अंदर से एक बुजुर्ग सी औरत बाहर आती है, आंखों पर काले धब्बे और बिखरे बाल। क्या है, कौन हो? जी हमें रंजीत जी ने भेजा है आपका ध्यान रखने के लिए। कमला उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती है। आ जाओ अंदर। अंदर जाकर वो देखते हैं कि घर बहुत लंबा चौड़ा है। वो आखिरी वाला कमरा मेरा है, वहाँ पैर भी मत रखना कभी गलती से। ये 2 कमरे तुम ले लो और रसोई वहाँ है। जी ठीक है। जाओ सामान रख लो। दोनों अंदर जाकर सामान रख देते हैं। प्रदीप जी, ये तो एकदम से किस्मत ही खुल गई। हाँ, अरे इतना बड़ा घर, और हमारे घर जितना तो एक कमरा ही है इनका, देखो। तभी बाहर से कमला की आवाज आती है। अरे बाहर आओ। दोनों बाहर आते हैं। जी माँ जी, सामान रख लिया? हाँ माँ जी, रख दिया। अब मेरे लिए चाय बनाओ, जाओ। क्या? मेरा ध्यान रखने आए हो ना, तो ध्यान रखो। और क्या मुफ्त में रहोगे यहाँ? जी ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जी माँ जी। बिमला अंदर चाय बनाने चली जाती है और प्रदीप सफाई में लग जाता है। अरे वैसे खड़ूस तो एक नंबर की है ये। थोड़ी देर में बिमला चाय बनाकर ले आती है। ये लो माँ जी। कमला चाय का एक घूंट पीते ही गिलास फेंक कर मार देती है। क्या कबाड़ बनाया है ये? बिल्कुल भी दूध नहीं है, दूसरी बना कर ला। ये देखते ही बिमला की आंखों में गुस्सा भर जाता है। तभी प्रदीप आकर बिमला का हाथ पकड़ लेता है। अरे सुनो, कुछ कहना मत तुम। याद है ना उसने क्या कहा था? कुछ भी बोलोगी तो बुढ़िया हमें घर से निकाल देगी। कोई नहीं, तुम जाकर दूसरी बना लो। बिमला ठिनकती हुई गिलास उठाती है और वापस रसोई में चली जाती है। बड़ी बदतमीज बुढ़िया है ये। हाँ सही में, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। कोई नहीं, कम से कम खाने पीने और सर पर छत तो मिल रही है। हाँ ये बात भी ठीक है। बिमला और प्रदीप हर दिन कमला के तानों में बिताने लगे और कुछ महीने यूं ही बीत गए। लेकिन अब कमला की आवाज तक उन दोनों के कानों में चुभने लगती है। बिमला घर की सफाई कर रही होती है, तभी कमला की जोरदार आवाज आती है। ए बिमला, बाथरूम भी साफ कर दे।
बिमला की नसों में खून खौलने लगता है। गुस्से में वो जाकर बाथरूम साफ करने लगती है। भगवान, किसी और का बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। कैसे दिन दिखा दिए, और इतना काम करने का एक पैसा तक नहीं मिलता। बिमला थककर बाथरूम साफ करके अपने कमरे में आकर बैठती ही है। तभी अचानक बाथरूम से कमला की जोर से चीखने और गिरने की आवाज आती है। अरे माँ! ओ प्रदीप के बहू, बचाओ! बिमला घबराकर झटके से उठती है और दौड़कर बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ कमला जमीन पर गिरी हुई दर्द से कराह रही है। मुझे ये क्या हो गया? आप गिर कैसे गई? पैर फिसल गया बहू, बहुत तेज दर्द हो रहा है, उठा मुझे। अच्छा सुनते हो, जल्दी आओ, देखो माँ जी गिर गई है। प्रदीप, जल्दी करो। प्रदीप दौड़ता हुआ आता है और कमला को जमीन पर गिरा देख सन्न रह जाता है। माँ जी, तुम पकड़ो, मैं इन्हें उठाकर पलंग पर लिटाता हूँ। प्रदीप और बिमला मिलकर सावधानी से कमला को उठाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। कमला दर्द से सिसक रही है। बिमला, तुम माँ जी के पास बैठो, मैं अभी डॉक्टर बाबू को लेकर आता हूँ। घबराने की बात नहीं है। उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से हड्डियां कमजोर हो गई हैं। बस मोच आई है। कुछ दवाइयां लिख दी हैं, पर इन्हें पूरी तरह से आराम और सेवा की जरूरत है। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा है। कमला बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही है। उन्हें बहुत तेज बुखार है। बिमला और प्रदीप उनके पास बैठे चिंता में डूबे हैं। माँ जी का बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। शरीर आग की तरह तप रहा है। इतनी तेज बारिश में समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर बाबू को कैसे बुलाकर लाऊं। बाहर हर तरफ पानी भरा हुआ है। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। आप छाता लेकर अभी निकलिए। मैं यही हूँ, माँ जी की पट्टियाँ कर रही हूँ। जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे इनका बुखार नहीं उतरेगा। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बिमला, तुम इनका ध्यान रखना। प्रदीप कमरे से बाहर निकलता है। बिमला बहुत ममता के साथ कमला के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है। कमला धीरे से अपनी आंखें खोलती है। रहने दे बहू, इस आधी रात को और इस बारिश में उसे कहीं मत भेज, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, आप बिल्कुल चुप रहिए। आपकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। आखिर आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही है। डॉक्टर बाबू कमला की जांच कर रहे हैं। प्रदीप और विमला पास ही खड़े हैं। कमला धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं तो कल रात ही सोच रहा था कि इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन बाहर पानी इतना भर गया था कि जाना मुमकिन ही नहीं था। जी डॉक्टर साहब, हम भी बहुत डर गए थे। सच कहूं तो मैंने तो इनकी उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन बिमला और प्रदीप, आप दोनों की दिन रात की सेवा की वजह से ही ये इस बार बच पाई हैं। आप दोनों ने हार नहीं मानी, वरना कुछ भी हो सकता था। अब ये खतरे से बाहर है। बिमला और प्रदीप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में संतोष के आंसू आ जाते हैं। कमला भी मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखती है। डॉक्टर बाबू अपना बैग समेटकर बाहर चले जाते हैं। बिमला, कल पूरी रात सोए नहीं हैं। आपकी आंखें लाल हो रही हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लेते तो। नहीं, अब आराम की जरूरत माँ जी को है। तुम बस माँ जी के पास बैठो, मैं अभी बाजार से कुछ ताजे फल लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा उनकी ताकत के लिए ये बहुत जरूरी है। बिमला थैला लेकर बाजार जाने लगती है। तभी उसके सामने कल्लू आ जाती है।
बहन जी सुनिए तो। बिमला उसकी तरफ देखती है। जी माफ कीजिएगा बहन जी, आपको कई बार देख लिया यहाँ आसपास। आप नए हो क्या? हाँ मतलब 4-5 महीने हो गए हैं। अच्छा, रह कहाँ रही हो वैसे? मैं तो बहन जी यहीं पास में रह रही हूँ, वो कमला माँ जी है ना, उनके घर। हे भगवान, वो सठियाई हुई बुढ़िया के साथ। बिमला सर झुकाकर मुस्कुराने लगती है। कैसे रह लेती हो तुम वहाँ? उनके घर तो जो भी आया वो वापस चला गया, किसी से बर्दाश्त नहीं होती है बुढ़िया। मजबूरी है बहन जी, क्या ही करें। इतना लंबा तो कोई इंसान ना रुका इनके पास आज तक। वो तो शुक्र है इसका किराया लाखों में आता है, वरना अब तक तो मर चुकी होती है। क्या लाखों में? हाँ और नहीं तो क्या। अरे इसका बेटा जमींदार था, कई जमीनें हैं इनके पास, लेकिन कुछ सालों पहले ही वो गुजर गया, तो इसका ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, पर आपकी हिम्मत माननी पड़ेगी बहन जी, इतने वक्त आप उस खड़ूस बुढ़िया को झेल गई। चलो जी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। जी जी। बिमला वापस घर की तरफ आने लगती है, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही होती है। लाखों में पैसा आता है। क्या हुआ है उसे डॉक्टर साहब? देखिए हालत ज्यादा खराब है, तो इनको लंबे समय तक आईसीयू में रखना होगा। आप जाकर 2 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर दीजिए, तभी हम इन्हें आईसीयू में रखने की तैयारी शुरू कर पाएंगे। प्रदीप ये सुनते ही सुन्न पड़ जाता है। 2 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? प्रदीप बेहाल होकर इधर उधर चलने लगता है। तभी उसे पास में एक मंदिर दिखता है। प्रदीप दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर चला जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। महादेव, महादेव, क्षमा करो महादेव, क्षमा करो, मेरे पाप मुझ पर ही भारी पड़ गए। मेरी बिमला को बचा लो महादेव। कहाँ से लाऊं 2 लाख रुपए, कहाँ से लाऊं? कृपा करो महादेव। तभी सामने से एक हाथ आता है, हाथ में नोटों की गड्डी होती है। प्रदीप नजर उठाकर देखता है, कमला खड़ी होती है। अरे माँ जी आप? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, जाके पैसे दे आ जा। प्रदीप तुरंत पैसे लेकर काउंटर पर जमा कर देता है। बिमला धीरे धीरे आंखें खोलती है। बगल में प्रदीप और कमला खड़े होते हैं। माँ जी आप? अरे तेरे इलाज के पैसे माँ जी नहीं दिए। ये सुनते ही बिमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी माफ कर दो। किसी को खोने का दर्द क्या होता है मुझे भली भांति पता है। पति और बेटा दोनों खोए हैं मैंने। प्रदीप और बिमला चुप होकर उसे देखते रहते हैं। मेरा रंजीत तो श्रवण था, मेरा इतना ख्याल रखता था कि पूछो मत। रंजीत? 1 मिनट, क्या नाम बताया आपने माँ जी? रंजीत पुरिया। प्रदीप और बिमला दंग रह जाते हैं। रंजीत पुरिया? वो मर चुका है? हाँ, पास के किसी गांव में काम से गया था। एक जंगल से गुजर रहा था, वहाँ किसी जंगली जानवर ने उस पे हमला कर दिया। जिंदा तो बच निकला, पर चोटें इतनी थीं कि ज्यादा दूर न जा पाया। वो तड़पता रहा, पर कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए। बचाओ, बचाओ। आखिरी सांस में सभी की आंखें नम हो जाती हैं। सब कहते हैं मैं खड़ूस बुढ़िया हूँ, पर मैंने इतना खोया है ना बेटा कि अब मैं किसी से लगाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सिर्फ नफरत करना आ गया है। तुम ही देख लो। माँ जी, आपकी नहीं,
ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती थी माँ जी। हमारे बुरे वक्त में हमें लगा कि दुनिया कितनी क्रूर है। कोई नहीं माँ जी, पर आपको कैसे पता चला कि जब मैं ना घर से बाहर निकली तब मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए भी माफ करना। बात कर सकती थी, लेकिन आजकल ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहा। पर नहीं माँ जी, ये हमारे कर्मों की ही सजा थी माँ जी। आपके बेटे ने हमें अपने घर में आसरा दिया। मेरे बेटे ने? मतलब? प्रदीप उसे सारी बात बता देता है। ये सुनते ही कमला की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ जी वो गया भले ही हो, पर उसने आपकी चिंता करना कभी नहीं छोड़ा माँ जी, कभी नहीं छोड़ा। और तभी प्रदीप उसे गले लगा लेता है। कोई नहीं माँ जी, कोई नहीं। एक बेटा नहीं है तो क्या हुआ, ये बेटा तो है ना माँ जी, ये बेटा तो है। मैं करूंगा आपकी सेवा, मैं करूंगा। काली बस्ती नाम की एक जगह थी जो समुद्र के किनारे बसी थी। यहाँ की हवा में नमक और गरीबी दोनों घुले हुए थे। कई दिनों से समंदर में तूफान उठा हुआ था, इसलिए कोई भी मछुआरा शिकार पर नहीं जा पा रहा था। रघु की झोपड़ी की हालत खस्ता थी। छत से बारिश का पानी टपक रहा था और कोने में पड़े मिट्टी के बर्तन खाली थे। रघु, डिब्बे में चावल का एक भी दाना नहीं बचा है। कल पड़ोस की काकी से मांगकर 2 रोटी का जुगाड़ किया था, लेकिन आज वो भी मुमकिन नहीं लग रहा है। जानता हूँ लक्ष्मी, पर क्या करूँ। बाहर देख रही हो ना, समंदर का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी लहरों में नाव चलाना मतलब मौत को दावत देना है। मौत से तो हम वैसे भी लड़ रहे हैं। भूख की मौत पानी में डूबने से ज्यादा बुरी होती है। मुन्नू कल रात रोते रोते सोया है। साहूकार गेंदा लाल ने आज सुबह फिराक में भेजा था। कह रहा था अगर कल तक ब्याज नहीं दिया तो नाव उठा ले जाएगा। वो गेंदा लाल खून चूसना जानता है बस। मेरी नाव ही तो मेरा सब कुछ है। अगर वो चली गई तो हम सच में सड़क पर आ जाएंगे। तो कुछ करो रघु, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। भैरव भैया कह रहे थे कि वो आज रात जाने की सोच रहे हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। भैरव पागल है, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। जिसे अपनी औलाद की भूख देखी नहीं जाती, उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती रघु। लक्ष्मी की बात रघु के दिल पर तीर की तरह लगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज या तो मछली लेकर लौटूंगा या फिर। ऐसे अब शगुन बातें मत बोलो, बस संभल कर जाना। शाम ढल चुकी थी। काले बादल आसमान में ऐसे छाए थे जैसे किसी ने काली चादर बिछा दी हो। किनारे पर भैरव अपनी नाव के पास खड़ा था और गुस्से में समुद्र को घूर रहा था। भैरव, ओ भैरव। अरे रघु, तू यहाँ? मैंने सोचा तू अपनी बीवी के पल्लू में छुपकर बैठा होगा। देख रहा है मौसम, यमराज आज खुद भैंसे पर बैठकर आ रहा है। मजाक मत कर भैरव, घर में खाने को कुछ नहीं है। लक्ष्मी सही कह रही थी, भूख का डर तूफान के डर से बड़ा होता है। तू जा रहा है क्या? हाँ जा रहा हूँ। गेंदा लाल ने आज मुझे भरे बाजार में बेइज्जत किया। उसने मेरे बाप को गाली दी। अब या तो मैं आज ढेर सारा पैसा कमाऊंगा या फिर इसी समुंदर में समा जाऊंगा। मुझे अब ये फटीचर जिंदगी नहीं चाहिए। तो फिर चल, अकेले जाएगा तो नाव नहीं संभाल पाएगा। हम दोनों चलते हैं, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। आ गया ना लाइन पर? चल, आज समंदर का कलेजा चीरकर उसका खजाना निकालेंगे। दोनों नाव पर बैठकर समुद्र पर निकल जाते हैं। लहर इतनी ऊंची थी कि पहली बार ही में नाव पलटते पलटते बची। दोनों भीग चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नाव धीरे धीरे गहरे पानी तक बढ़ने लगी। किनारा अब आंखों से ओझल हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी और गरजते बादल थे। भैरव, हम बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ पानी का रंग देख, बिल्कुल अलग है। और अजीब बात देख रहा है, अभी तो हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। फिर शुरू हो गया।
हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, जाल फेंकने दे। भैरव ने जाल फेंका। दोनों ने सांस रोककर इंतजार किया। कुछ देर बाद भैरव ने जाल खींचा। जाल बिल्कुल खाली था, एक छोटी मछली भी नहीं थी। खाली? इतनी अंदर आकर भी खाली? नहीं नहीं, एक बार और। भैरव ने दोबारा जाल फेंका। समय बीतता गया। समुद्र की खामोशी अब डराने लगी थी। सिर्फ नाव की लकड़ी के चरमराने की आवाज आ रही थी। अचानक नाव के नीचे एक जोरदार धक धक की आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज नाव से टकराई हो। ये क्या था? भैरव, नाव के नीचे कुछ है। डर मत, आज वही बड़ी मछली मेरी किस्मत बदलेगी। तभी अचानक कोहरा छाने लगा, इतना घना कि रघु को नाव के दूसरे कोने पर बैठा भैरव भी धुंधला दिखाई देने लगा। माहौल में ठंड बढ़ गई। रघु को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोहरे में कोई चल रहा है। पानी के ऊपर सरसराहट की आवाजें आने लगी। भैरव, नाव घुमा ले, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। ये कोहरा सामान्य नहीं है। देख, इसमें से अजीब सी गंध आ रही है। चुप रहे, तुझे गंध आ रही है, मुझे पैसों की खुशबू आ रही है। मैं बिना मछली के वापस नहीं जाऊंगा। भैरव ने फिर जाल फेंका। इस बार जब उसने जाल खींचा तो जाल में कुछ भारी फंसा था। फंसा फंसा, देख रघु कितनी भारी है। जरूर मछली का पूरा झुंड है। हाथ लगा, लगा हाथ। रघु ने भी मदद की। दोनों ने पूरी जान लगाकर जाल ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही जाल ऊपर आया दोनों सन्न रह गए। जाल में मछलियां नहीं थी, बल्कि और टूटी हुई लकड़ियां थी। नहीं, ये क्या मजाक है? समंदर, तू मेरे साथ खेल खेल रहा है। मुझे मछली दे, मुझे मेरा हिस्सा दे। शांत हो जा भैरव, चिल्ला मत। समुंदर को ललकारना ठीक नहीं। चल वापस चलते हैं, आज हमारा दिन नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे जान चली जाए। तभी अचानक पानी में हलचल शुरू हुई। कोहरा और गहरा हो गया और पानी के अंदर से रोशनी फूटने लगी। नाव बुरी तरह हिलने लगी, जैसे पानी उबल रहा हो। रघु ने नाव का किनारा कसकर पकड़ लिया। भैरव, नीचे देख, पानी के अंदर वो रोशनी कैसी है? रोशनी? हाँ हाँ, देख रघु, वो ऊपर आ रहा है। मैंने कहा था ना, समुंदर मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। पानी के अंदर से बुलबुले उठने लगे। एक अजीब सा भंवर बना और इस भंवर के बीचों बीच धीरे से कुछ ऊपर आने लगा। पहले लगा कोई चट्टान है, फिर लगा कोई बड़ा जानवर है, लेकिन जब वो पूरा बाहर आया तो वो एक संदूक था। एक पुराना रहस्यमय संदूक जो पानी पर तैर रहा था। ये क्या बला है? ये क्या बला है? संदूक? संदूक नहीं पगले, खजाना। पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का खजाना। समुंदर ने मेरी सुन ली रघु, उसने मेरी सुन ली। भैरव ने झपट कर संदूक को नाव पर खींच लिया। संदूक नाव पर रखते ही नाव की तरफ झुक गई। हाथ मत लगाओ उसे, देख नहीं रहा उससे कैसी रोशनी निकल रही है। और ध्यान से सुन, तुझे सुनाई दे रहा है जैसे कोई रो रहा हो या कुछ बोल रहा हो। मुझे तो बस पैसों की खनक सुनाई दे रही है। तू डरपोक ही रहेगा, हट पीछे। भैरव ने संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की और ताला टूट गया, जैसे वो इंतजार ही कर रहा था खुलने का। ढक्कन खुलते ही दोनों की आंखें चौंधिया गई। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात भरे पड़े थे, लेकिन वो आम सोना नहीं था। हर सिक्के पर एक खोपड़ी का निशान बना था और उनमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। भैरव, ये सोना शापित है, इसे अभी के अभी वापस फेंक दे। मेरी बात मान ले, ये हमारे लिए नहीं है। पागल हो गया है? देख, असली सोना है। इस एक मुट्ठी से मैं उस गेंदा लाल को खरीद सकता हूँ। इसे वापस फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। भैरव, देख तेरा हाथ। जैसे ही भैरव ने सोने को छुआ,
उनकी उंगलियों की खाल काली पड़ने लगी, जैसे किसी ने जला दिया हो। लेकिन भैरव को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, वो बस सोने की चमक में खोया हुआ था। कुछ नहीं हुआ है, ये बस मैल है। हम रईस हो गए रघु, रईस। अब मैं राजा की तरह जीऊंगा। नहीं भैरव, ये लालच तुझे ले डूबेगा। मुझे इसमें हिस्सा नहीं चाहिए। नाव किनारे ले चल। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर